मॉर्निंग प्यारे बच्चों, थैंक यू। आप हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हो इसलिए आज हैप्पी टीचर्स डे है, टीचर्स डे है आज, और सभी टीचर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। लेसन नंबर 9 प्रकाश, गोलीय दर्पणों से संबंधित राशियां तथा उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो हमने गोलीय दर्पण बताया था। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण एक गोला होता है, कांच का गोला होता है, उसे हम काट कर उस पे पॉलिश करते हैं चांदी की और उस पर परत चढ़ाते हैं। उसके बाद वो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। और परावर्तक पृष्ठ दो प्रकार के बताए थे, यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के बताए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश होती है और परावर्तक सतह बाहर की तरफ से कार्य करती है, और अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश होती है और परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्री गोलीय भाग कार्य करता है। तो हम अब कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कि मैं आपको पहले डायग्राम से तो समझा चुकी हूं, और थोड़ा सा हम इसको लिख के भी बताएंगे और वंस अगेन रिपीट करते हैं बच्चों। यह एक अवतल दर्पण को दिखाया गया है, और अवतल दर्पण में हमने बताया था, मैं आपको रिपीट कर रही हूं बच्चों, कि ये एक गोला है, खोखला गोला, कांच का खोखला गोला है, और ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। यहां पर हम चाप ले लेते हैं, वृत्ताकार चाप। एक वृत्ताकार चाप हमने ये ले लिया और इस पर हमने क्या की, बाहर पॉलिश की, और इसका बिल्कुल मध्य का बिंदु हमने P माना, P यानी कि पोल, पोल यानी कि ध्रुव, और यहां पर चाप है हमारी AB। इस वृत्ताकार चाप को हम द्वारक कहते हैं। यहां पर इस वक्रीय गोलीय भाग का केंद्र होगा, जो कि खोखले गोले का केंद्र है। इसे हमने वक्रता केंद्र C कहा था, और वक्रता केंद्र C और पोल के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और बताया था आप लोगों को कि देखिए, ये अवतल और ये उत्तल, बीच का भाग है P, पोल, द्वारक AB, वक्रता केंद्र C। देखिए बच्चों, ये जो अक्ष है P और C, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो इसे हम x डैश मानते हैं, और यह कहलाती है मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं प्रकाश की किरणें, और परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर ये परावर्तन हो गया, और परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, उसे हम मुख्य फोकस F कहते हैं। इसी तरीके से हम यहां भी देख लेते हैं, ये उत्तल दर्पण है, और यहां पर भी मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जा रही हैं और परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात इस तरीके से परावर्तन हो जाता है। और यहां पर ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु F यानी कि मुख्य फोकस।
तो इस तरीके से हमने अवतल और उत्तल दर्पण की कुछ परिभाषाएं, संबंधित राशियां ये बताई है। अब हम इनको लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा द्वारक। द्वारक देखिए बच्चों, ये वाला भाग, ये वृत्ताकार जो चाप है दर्पण की ए बी, इसी को हम द्वारक कहेंगे। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार चाप द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? द्वारक कहलाती है। और इसे इस चित्र में ए बी से दर्शाया है। तो देखिए चित्र में ए बी जो आपको नजर आ रहा है वह है द्वारक, और ये क्या है? वृत्ताकार चाप है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार चाप। इसके बाद आता है बच्चों ध्रुव। ध्रुव आपको दिखाई दे रहा होगा पी, ये वृत्ताकार चाप या द्वारक का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। इसे चित्र में P से दर्शाया है। किससे दर्शाया है बच्चों? P से। इसे चित्र में P से दर्शाया है। गोलीय दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे चित्र में P से दर्शाया है। इसके बाद देखिए बच्चों ये C। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग माना जाता है और इस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण को खोखले गोले से बना हुआ माना जाता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से दर्शाया गया है। देखिए चित्र में C दिखाई दे रहा है।
और ये खोखले गोले का केंद्र माना जाता है, और खोखले गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से दर्शाया गया है। इसे C से दर्शाया गया है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण को खोखले गोले से बना हुआ माना जाता है, और इस गोले के केंद्र को, जो इस गोले का केंद्र है, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे C से दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। इनसे जो रेखा गुजरती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। हम पॉइंट्स बना देते हैं। ये है हमारा 1 नंबर, 2, 3, और अब हमारे चौथे नंबर पर आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? देखो, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है P, और इनसे जो रेखा गुजरती है वही मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, और इसे चित्र में x डैश से दर्शाया है। देखिए चित्र में x डैश है, ये वक्रता केंद्र और P से गुजरती है ये रेखा, और इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट, अब इसे मिटा देते हैं। नोट कर लीजिए एक बार, ये आपने नोट कर लिया होगा। 4 बिंदु हमारे हो गए हैं: द्वारक, वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5वें नंबर पर वक्रता त्रिज्या। C आपको दिखाई दे रहा है, P आपको दिखाई दे रहा है। इधर चित्र में देखिए, ये C है, ये P है, और C और P यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे R से दर्शाएंगे। गोलीय दर्पण
वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? वक्रता त्रिज्या। मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे चित्र में किससे दिखा रहे हैं बच्चों? R से। इसे चित्र में R से दर्शाया है। ये हमारे लिए काम आएंगी सारी परिभाषाएं, तो समझ के याद भी करनी है आपको, क्योंकि हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उनमें ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कहां पर है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, कहां पर है, ये सूत्र निकालेंगे, उनके लिए भी हमें जरूरी होंगी। तो इसलिए इनकी परिभाषाएं आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और याद भी करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या हो गई बच्चों। नेक्स्ट है ये F, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि समांतर रेखाएं जाती है और वो जहां जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो नेक्स्ट है मुख्य फोकस। किससे लिखेंगे इसको? F से। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे चित्र में F से दर्शाया है। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? मुख्य फोकस कहलाता है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस कहलाता है और इसे चित्र में F से दर्शाया है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में कहां पर होगा मुख्य फोकस? दर्पण के सामने। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है बच्चों आपका। हमारा चल रहा था मुख्य फोकस F और मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। 6 परिभाषाएं हमारी हो चुकी हैं। मुख्य फोकस तक हमने परिभाषाएं देख ली। नेक्स्ट लास्ट परिभाषा है हमारी फोकस दूरी। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है और इनके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे चित्र में देखो बच्चों, चित्र में किससे दिखाया गया है? चित्र देखिए, किससे दिखा रहे हैं इसे हम? F से। तो इसे चित्र में स्मॉल f से दर्शाया है। इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित राशियां और उनकी परिभाषाएं हमने अभी आपको समझाई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चिन्ह परिपाटी, कि कैसे हम चिन्ह बताएंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा और कौन सी दूरी होगी। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम परिभाषाएं हैं और चिन्ह परिपाटी भी जो नियम है वो भी सेम ही होंगे। देखिए यहां पर वस्तु रखी, मान लें हम कि कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है बच्चों, स्मॉल a b, और इस वस्तु को हम बोलते हैं बिंब। बिंब यानी कि वस्तु, और इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी और प्रकाश की किरणें निकलकर जाएंगी। इस तरीके से प्रकाश की, आपतित प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो ये आपतित प्रकाश यहां से निकल रहा है। देखिए हम स्केल का यूज कर लेते हैं, इससे हमारी सीधी लाइन आएगी। तो आपतित प्रकाश, ये बिंब रखा हुआ है तो आपतित प्रकाश, प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी। और ये क्या है बच्चों जो निकल रहा है, जो दिशा बताई है, ये है आपतित प्रकाश। टकराएंगी दर्पण से और टकराने के बाद परावर्तन होगा। टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन, और परावर्तन के बाद प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, मान लो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सपोज लेट बी, हम बनाना तो आपको सिखाएंगे कि कैसे बनता है प्रतिबिंब। हम सपोज कर लेते हैं कि ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और इसे बोल देते हैं a डैश b डैश, और ये है प्रतिबिंब। बच्चों हमें दूरियां नापनी है, तो यहां पर
ये ध्रुव है और हमेशा हम दूरी नापने के लिए ध्रुव से चलेंगे। हमें स्टार्ट कहां से करना है? ध्रुव से। दूरी को नापने के लिए जहां भी वो वस्तु रखी है या बिंब है या प्रतिबिंब है, तो उसको कहां से नापेंगे हम? ध्रुव से। और ध्रुव से नापने पर यदि हम प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं, जिधर से प्रकाश आ रहा है उस दिशा में चल रहे हैं, तब तो वो दूरी होगी धनात्मक, और दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो दूरी होगी ऋणात्मक। जैसे देखिए बच्चों कि ये बिंब रखा हुआ है और ये ध्रुव है और हमें बिंब की दूरी नापनी है, तो बिंब यहां रखा है और हमारा ध्रुव ये रहा। अब हम इसे नापते हैं। देखिए मान लीजिए स्केल से नाप रहे हैं हम कि कहां रखा है, तो ये रखा है 11.5, ठीक है, 11.5 इंच पे रखा हुआ है। तो हम किधर चले नापने के लिए? इस दिशा में। हमें इधर चलना पड़ रहा है, इस दिशा में चलना पड़ रहा है, तो हमारी द्वारा नापी गई दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी बच्चों? ऋणात्मक। तो बिंब की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो अगर हमें प्रकाश की दिशा में ही चलना पड़े तब तो दूरियां होंगी धनात्मक, कि हम प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं तब तो धनात्मक, और प्रकाश के विपरीत चल रहे हैं तो ऋणात्मक। और अगर हम लंबवत दूरी लें तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर अगर दूरी है तो वो होगी ऊपर की ओर। अगर हम ऐसे ले रहे हैं ऊपर की ओर लंबवत तो वो होगी धनात्मक, और नीचे की ओर ले रहे हैं तो वो होगी ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी से हम बताते हैं कि कैसे क्या। तो नंबर 1 बिंदु है हमारा, यदि हमें दूरी मापने के लिए प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की, कौन सा प्रकाश? आपतित प्रकाश लिखेंगे हम यहां पर, आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में चलते हैं तो दूरी धनात्मक मापी जाएगी। और यदि विपरीत दिशा में चलते हैं ऋणात्मक नेगेटिव, ऋणात्मक मापी जाएगी। दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। देखिए बच्चों, यदि हमें कोई दूरी नापनी है कि बिंब कहां रखा है, प्रतिबिंब कहां रखा है, तो हमें दूरी नापनी है। तो अगर हम आपतित प्रकाश की दिशा में नापने के लिए चलेंगे तो दूरी होगी धनात्मक, और यदि उसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी होगी ऋणात्मक। और दूरी को सदैव कहां से शुरू करेंगे नापना हम? ध्रुव से। दूसरा बिंदु देखिए बच्चों,
यदि कोई दूरी, कोई की जगह हम दूरी ही लिख देते हैं बच्चों, यदि दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसमें दिखाया है ना बिंब का ऊपर या नीचे, यदि दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाए तो धनात्मक तथा नीचे की ओर मापने पर ऋणात्मक होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, यदि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाएगी तो धनात्मक और नीचे की ओर मापी जाएगी तो ऋणात्मक। देखिए बच्चों, चित्र में देखिए, ये हमारा ध्रुव है P और यहां पर बिंब रखा हुआ है, तो हम यहां से यहां तक नापेंगे और हमें यहां से चलना पड़ रहा है आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो ये हमारी ऋणात्मक होगी। बिंब रखा हुआ है और बिंब की ऊंचाई नापना चाह रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बिंब रखा हुआ है, तो ऊपर की ओर होता है धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई नापनी है, ये हमें नीचे की तरफ नाप रहे हैं, तो ये होगी ऋणात्मक। तो ध्रुव से बिंब की दूरी को लिखेंगे हम U से, प्रतिबिंब की दूरी इसको लिखेंगे हम V से। बच्चों, वक्त तो चला है, तो नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।